मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है, क्या वसीयत पर हुए नामांतरण को कमिश्नर के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ये आज का वीडियो का टाइटल है। हमारे एक व्यूअर्स ने इस पे सवाल भी पूछा है और उनके उसको भी हम देख लेते हैं। ये हैं RX टेक्निकल। सर, वसीयत से नामांतरण हो गया 11 में, अब चुनौती दिया भाई ने, प्रोबेट लगाया। मैं क्या कमिश्नर नामांतरण निरस्त कर सकता है। ये हमारे व्यूअर्स का सवाल है। तो मैं सर आपको इस बारे में जानकारी दे दूं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इस सवाल के ज़रिए एक जो है कि काफ़ी एक बहुत ही कानूनी जानकारी भी निकल कर सामने आएगी। इसमें सर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 57, 213 को भी हमें समझना होगा। जो वसीयत है, वसीयत अगर निर्विवादित होती है और उसके आधार पर नामांतरण हो जाता है, तो नामांतरण होने के बाद सर कोई विवाद की स्थिति नहीं रहती है। सभी वारिस अपनी अपनी जगह काबिज रहते हैं, तो ऐसी दशा में कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि वसीयत को चुनौती दे दी गई है, उस पर प्रोबेट लगा दिया गया है, तो सिविल कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, क्योंकि राजस्व विभाग को किसी की भी भूमि पे स्वत्व घोषित करने का अधिकार कानूनी रूप से नहीं दिया गया है। ये सभी अधिकार सिविल कोर्ट में दिए गए हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दावा प्रस्तुत होता है और जो प्रोबेट की अर्जी है वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 276 के तहत लगाई जाती है। तो आपका जो सवाल है, क्या कमिश्नर नामांतरण निरस्त कर सकता है, इसमें सर कमिश्नर जो कोर्ट का आदेश होगा उसके आदेश के पालन में कार्य करेगा। यदि कोर्ट के द्वारा वसीयत की वैधता का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और वैधता के प्रमाण के तहत यदि नामांतरण आपका निरस्त हुआ माना जाएगा, तो वो नामांतरण को निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि कोर्ट ने वैधता प्रमाण पत्र में वसीयत में जो है कि उसको वैधता प्रमाण पत्र जारी किया और उसके आधार पर यदि आपका नामांतरण निरस्त नहीं होना पाया जाता है, तो आपका नामांतरण निरस्त नहीं किया जाएगा। अब चूंकि सर सवाल ये है कि वसीयत में आखिर लिखा क्या है। आपका तो नामांतरण हो गया, क्या वसीयत सिर्फ आप ही को सारी संपत्ति दे दी गई है जो भाई ने चुनौती दी। आपका नामांतरण जो वसीयत में हुआ, तो वो जो है कि न्यायालय सभी तथ्यों की जांच करेगा। अब आपके सामने स्थिति ये होती है कि आप न्यायालय के समक्ष जाएं, उस प्रोबेट में आपको भी नोटिस प्राप्त होगा, और अगर नोटिस प्राप्त नहीं भी होता है तो भी आप न्यायालय में उपस्थित हों, वकील साहब करें और आप अपना पक्ष रखें कि ये वसीयत विधि अनुसार बनाई गई थी। वो गवाहों से आप उसको प्रमाणित करवाएं और आपका जो भी हक बनता है वो अदालत में आप साबित करें। यदि अदालत उसको मान के आपके पक्ष में फैसला प्रदान करती है, तो निश्चितता आपका नामांतरण कमिश्नर के द्वारा निरस्त नहीं किया जाएगा। इसमें एक बात और हो सकती है कि जैसे ही कोर्ट में दावा पेश किया गया है, यदि उस दावे की सर्टिफाइड कॉपी कमिश्नर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है कि सर ये दावा विचाराधीन है, तो कमिश्नर महोदय उसको रिकॉर्ड पर ले लेंगे और न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे कि न्यायालय के द्वारा जो भी अंतिम निर्णय दिया जाएगा, कमिश्नर महोदय उसी के अनुसार कार्य करेंगे। इसी के संबंध में मैं आपको राजस्व न्यायालय में जो नामांतरण की प्रक्रिया है, वो एक प्रोसीजर है सर। क्योंकि टाइटल प्राप्त करने के कई आधार हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई, तो रजिस्ट्री के आधार पर उसने मालिकाना हक प्राप्त किया। किसी ने वसीयत के आधार पर प्राप्त किया, किसी ने उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त किया, किसी ने गोदीनामे के आधार पर प्राप्त किया, किसी ने हिबानामे के आधार पर प्राप्त किया। तो ये अलग अलग रूप हो सकते हैं और इन सभी आधारों को लेकर राजस्व विभाग में उस पर नामांतरण करवाया जा सकता है। यदि उसको चुनौती दे दी जाती है, तो राजस्व विभाग के द्वारा नामांतरण रोक दिया जाता है और यह आदेशित किया जाता है कि न्यायालय के निर्णय की जो अंतिम आदेश होगा उसी के अनुसार हमें आगे कार्रवाई करना होगी। क्योंकि कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है कि राजस्व विभाग किसी को मालिक घोषित कर सके। ये कानूनी अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट्स को ही दिए गए हैं। सिविल कोर्ट्स में स्वतः घोषणा का भी दावा पेश किया जाता है कि इस जगह के हम जो है कि मालिक हैं, ये घोषित किया जाए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 में जो आपके विधिक अधिकार है, उनकी घोषणा का आप दावा कोर्ट से करवा सकते हैं। अब चूंकि भाई ने प्रोबेट आपका लगा दिया है, तो आप उसी में शामिल होकर अपनी तमाम आपत्तियां पेश करें, तमाम दस्तावेज पेश करें और गवाह पेश करें। आपकी समस्या के समाधान के लिए मैंने एक ई बुक भी तैयार की है। उसमें काफी अच्छी कानूनी जानकारी संक्षिप्त में तैयार की है। ई बुक में मैंने बताया है क्या वसीयत पर हुए नामांतरण को कमिश्नर निरस्त कर सकता है। इसी शीर्षक से मैंने एक ई बुक भी बनाई है।
ये आपका जो सवाल है, इस सवाल के अलावा मेरे कई व्यूवर्स का भी ये सवाल है, और इसका जो जवाब है मैंने पूरा डिटेल में ई बुक में तैयार किया है। तकरीबन 15 पन्नों की 12 पन्नों की ई बुक है, और इसमें मैंने जो है कि नामांतरण की प्रक्रिया और कुछ कानूनी धाराएं, इन सभी का मैंने इसमें उल्लेख किया है। कमिश्नर की भूमिका क्या होगी वसीयत में विवाद की स्थिति होने पे, और सीमाएं क्या होंगी इसमें। प्रोबेट में धारा 57, धारा 213 के बारे में बताया है। और जो है कि इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिखे हैं जो संभवतः लोगों के मन में पैदा होते हैं कि आखिर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे क्या वसीयत को बिना अदालत गए चुनौती दी जा सकती है। उत्तर नहीं, वसीयत को केवल प्रोबेट प्रक्रिया या कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे करके सर मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं। धारा 59, 63, 213 के बारे में भी बताया गया है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है सर ये, और ये एक ई बुक है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसको अपलोड कर दी है। आप वहाँ पे जाके इसको अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स ने जब भी मैंने वीडियो बनाया तो अक्सर मुझसे लिखित में, रिटर्न में मांग की, तो उनकी समस्या का समाधान मेरे द्वारा किया गया है, और मेरे द्वारा अमेजोन प्लेटफार्म को चुना गया है। मैं वहाँ पे ई बुक अपलोड करता हूँ, और वो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, ताकि मेरे व्यूवर्स यदि वो चाहते हैं कि ई बुक को परचेस करें या देखें तो उसको वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, मैं मेरी अधिकांश जानकारियाँ वीडियो के जरिए ही आपको बता देता हूँ। जैसा कि वसीयत लिखने में धारा 59 और धारा 63 एक महत्वपूर्ण धारा है। धारा 59 में वसीयतकर्ता को स्वस्थ चित्त होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। धारा 63 में गवाहों के समक्ष लिखा जाना आवश्यक है। 2 गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है। उन 2 गवाहों के सामने वसीयतकर्ता वसीयत पर दस्तखत करेगा। 2 गवाह भी वसीयतकर्ता की मौजूदगी में वसीयत पर दस्तखत करेंगे। और यदि अदालत में चुनौती दी जाती है तो इन गवाहों की जिम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट में जज साहब के सामने उपस्थित होकर बताएं कि ये वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा उसने हमें बताया भी था, और हमारे समक्ष इस वसीयत को लिखा भी गया था, और हमने वसीयत पर दस्तखत भी किए हैं। जो वसीयत में लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ये बहुत बेहद ही नेसेसरी है, क्योंकि आप वसीयत को सभी कानूनी आधारों के साथ तैयार कर लें, पंजीयन भी करवा लें, नोटरीकृत भी करा लें, लेकिन यदि अदालत में आप उसको प्रमाणित नहीं कर पाए तो वहां अदालत के द्वारा वसीयत को यदि शून्य घोषित कर दिया गया तो उस वसीयत के आधार पर आपको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि महज पंजीकरण से ही वसीयत वैध नहीं हो जाती है। धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023 का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला, इसी शीर्षक से मैंने मेरे वीडियो पे मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड किया, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें पंजीकृत वसीयत को विधि अनुसार प्रमाणित नहीं करने के कारण अदालत ने मान्य नहीं किया, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जो वारिस है उनको संपत्ति को बंटवारे में दिया गया। इसी प्रकार बद्रीलाल विरुद्ध श्रेष्ठ 2021 का ये भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसमें नोटरीकृत वसीयत थी, उसको मान्यता दी गई और उसी के अनुसार संपत्ति दी गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नोटरीकृत या पंजीकृत या होलोग्राफिक आपने अगर वसीयत लिखा ली है, और यदि आप उसको कोर्ट में उसको चुनौती देने पर प्रमाणित नहीं कर पाए तो वो वसीयत विधि अनुसार मान नहीं होने के कारण निरस्त हो जाएगी। अब चूंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं आरसी टेक्निकल, उन्होंने जो सवाल किया, अब उनकी वसीयत किस आधार पे आप मेरे बताए गए सभी पॉइंट को देख के आप वसीयत को चेक कर लें, मिला लें। और उसके अलावा मैंने ई बुक में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की हैं। आपको यदि मेरे वीडियो सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप ई बुक भी आप उपलब्ध है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।